हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले आपके लिए एसएससी जीडी के लिए जो मैथ का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है 21 क्लासेस में, उसकी हमारी 3 क्लास पहली इस पे हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज हमारी इस पे चौथी क्लास स्टार्ट होने वाली है। चौथी क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की। और ये जो हमारे मैथ के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये आपके मिक्स होंगे, चैप्टर वाइज नहीं होंगे। मिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है, इतना टाइम नहीं बचा कि हम इसको चैप्टर वाइज क्लियर करें, तो कम टाइम है हमारे पास, तो इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपकी कम समय में बेहतर तैयारी हो सके, आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ सको और एग्ज़ाम में आपको जाकर ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो आपको लैंग्वेज पढ़ने में। ठीक है, लैंग्वेज की क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उसको करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, आपके लिए ये रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है मैथ्स का। आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। जिन टॉपिक से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहली 3 क्लास हमारी देखी होंगी और पसंद की होंगी। ठीक है, तो आज भी जो हमारी क्लास होने वाली है आपकी चौथी क्लास एसएससी के लिए जो रिवीजन कोर्स चल रहा है आपका, ये हमारी चौथी क्लास इस पर अभी शुरू होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करो दोस्तों, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूला करो। ठीक है, अभी हमारी दोस्तों इस पे वीडियो पे हमारी जो यूट्यूब पे नई शुरुआत है, अभी कुछ ही वीडियो हमारी यहाँ पे डली है। तो ये हमारा जो मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों एसएससी के लिए, इस पर हमारी आज की चौथी क्लास शुरू होने वाली है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने पहली 3 क्लास देखी होंगे अच्छे से, और आज भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ आपके लिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का। देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे 3 संख्याओं का जो दोस्तों आपको जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है उनका योगफल दिया है, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो होता क्या है इसमें, यदि हमें 3 संख्याओं का योगफल दिया जाए, यदि हमें 3 संख्याओं का योगफल दिया जाए जो कि 0 हो, 0 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी उन संख्याओं का क्यूब का योगफल किसके बराबर होगा दोस्तों, तो होगा 3xyz के। ये एक कंसेप्ट बनता है दोस्तों, यदि 3 संख्याओं का योगफल 0 है तो उनके क्यूब का योगफल किसके बराबर होगा, उन संख्याओं के 3 गुने के बराबर। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के 3 गुने के बराबर होता है। कब, जब 3 संख्याओं का योगफल दोस्तों क्या हो, 0 के बराबर हो, इनको जोड़ के हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है दोस्तों, इसी को हम बनाएंगे, परंतु यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी दोस्तों, इसको एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब बनाया जाए। तो कैसे बनाएंगे, मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है दोस्तों, वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर में अपॉन में क्या दे रखा है दोस्तों, तो दे रखा है एक्स जेड, और जेड स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है दोस्तों आपको, ये दिया है आपको जेड वाई एक्स वाई, ये दिया है। हमें बनाना है दोस्तों यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई का हमें यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। तो वाई जेड एक्स जेड तथा एक्स वाई का एलसीएम क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, इनका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमें नीचे क्या बनाना है, अब एक्स वाई जेड बनाना है। यहाँ वाई जेड तो है, यहाँ वाई जेड है, हमें बनाना है एक्स जेड। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और एक्स से दोस्तों। तो एक्स से ऊपर कर लेंगे आप गुना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। ठीक, ऐसे यहाँ पे एक्स जेड है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, वाई से करेंगे। तो वाई से नीचे और वाई से ही ऊपर मैंने गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। और ठीक इसी तरह से यहाँ एक्स वाई है तो मुझे एक्स वाई जेड बनाना है, तो इसमें किससे गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे आप जेड से, जेड से नीचे करेंगे, जेड से ही ऊपर। तो जेड से मैंने नीचे गुना लगा दी, जेड से ही ऊपर। तो ऐसा होने पे क्या हुआ दोस्तों, ऐसा करने पर क्या हो गया, हमें आसानी से एक्स क्यूब मिल गया, वाई क्यूब मिल गया और जेड क्यूब मिल गया।
दूसरी बात क्या है दोस्तों, हमारा नीचे का जो हर है, नीचे का जो डेनोमिनेटर है, ये ऑलरेडी बराबर हो गया, ये सब जगह एक्स वाई जेड हो चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है दोस्तों, मैं सीधी सी बात बोलूँ तो अब हमारा ऊपर क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारा बनेगा ऊपर, और यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा यहाँ भी क्या आएगा, एक्स वाई जेड। तो आप मुझे बताइए ऊपर जो आपका ये बना, ये मैंने आपको किसके बराबर बताया दोस्तों, एक्स वाई जेड के बराबर बताया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख सकते हैं 3x y z अपॉन में क्या है दोस्तों, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाता है, तो आंसर क्या मिला आपको, 3। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन लगाना था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी पता होती तो और अच्छा रहता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। SSC में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन बोला है इसने, 3 संख्या a, b और c का औसत 63 है। यदि पहली संख्या a संख्या b और c के योग की 3/4 है, तो पहली संख्या a का मान क्या होगा। औसत का ये क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 3 संख्याओं का औसत 63 दिया है, पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योगफल का 3/4 है, तो पहली संख्या का मान हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो हमको दिया है दोस्तों, क्या क्या दिया है हमें, यहाँ में दिया है ABC का औसत कितना दिया है दोस्तों, 63। तो यहाँ से हम इनका क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। तो 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो मुझे मिल जाएगा ABC कितना आएगा दोस्तों, 63 3 होते 189, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 189। अब जो अगली लैंग्वेज है दोस्तों, उस पर चलना हमें, वो बड़े काम की लैंग्वेज है, उसी से हमारा रास्ता सीधा होने वाला है। a किसके बराबर दोस्तों, a, b और c के योगफल के 3/4 के बराबर है। यानी a क्या है दोस्तों, a किसके बराबर है, b, c के योगफल के 3/4 के बराबर। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो रेशो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो ध्यान से, a अनुपात b प्लस c का मैं यहाँ से डायरेक्ट रेशो बना सकता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, इस 4 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा 4a, और ये 3 आपका इधर रहेगा मल्टीप्लाई में। तो क्या कंडीशन होगी, 4a किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 4a बराबर हो जाएगा b प्लस c का 3 गुना के बराबर। तो इनका रेशो क्या बनेगा दोस्तों, इनका रेशो बन जाएगा, ये हो जाएगा 3:4। यानी अकेला a कितना है 3, और b c मिलकर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ से मैंने a का रेशो किसके साथ बनाया है, b प्लस c के साथ इसका रेशो मैंने बनाया है। तो कितना आ गया, 3:4। अब हमें क्या दिया दोस्तों, तीनों संख्याओं का योगफल दिया है 189 है, और यहाँ मैंने तीनों संख्याओं का क्या ले लिया दोस्तों, a के साथ b और c का रेशो ले लिया। तो मैं भी यहाँ से क्या बना लेता हूँ, इनका योगफल बना लेता हूँ। कितना आ गया, 7। ये दोस्तों तीनों संख्याओं का योगफल है देखा जाए तो, क्योंकि b और c को जोड़ के पहले मैं 4 बना चुका हूँ। ठीक है, a अकेला कितना है, यहाँ पे 3 है, तो तीनों को आप जोड़ोगे, इसको जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7। और ये हमारा तीनों संख्याओं का योगफल बना, जो योगफल के बराबर जाएगा। तो 7 हमारा किसके बराबर हो गया, 189 के बराबर। तो a किसके बराबर होगा, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। ठीक है दोस्तों, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई दोस्तों, हमारी 27 के बराबर। हमसे पूछा है a का मान, तो रेशो में a का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 27 गुना 3 यानी कि 81। तो यहाँ से जो a का मान होगा दोस्तों कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 81। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह लगाना था। यहाँ औसत से हमने इसका योगफल बना लिया तीनों संख्याओं का, और जो सेकंड लैंग्वेज है यहाँ से हमने क्या ले लिया दोस्तों, इनका रेशो ले लिया, 3:4 आ गया। तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन बनाना था, इसका सही आंसर हो गया हमारा 81। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखिए क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि x प्लस 1/x 2 के बराबर है दोस्तों, तो x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 57 का मान क्या होगा।
इसमें होता क्या है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, यदि ये कंडीशन आ जाए दोस्तों x प्लस 1/x आपका किसके बराबर हो, 2 के बराबर आ जाए, या फिर x प्लस 1/x कहीं पर आपको मिल जाए दोस्तों -2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, x बराबर 1 मानकर इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। 1 प्लस 1/1 बराबर किसके होता है, 2 के बराबर। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो -2 की वैल्यू आपको मिली है, यहाँ पे आपको लेना है इस कंडीशन में -1। ये -1 से सेटिस्फाई हो जाता है दोस्तों। तो यदि आपको माइनस का 2 दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लेना होता है, -1 लेना होता है x का मान। और यदि प्लस का 2 दे रखा है तो आपको हमेशा क्या लेना है, x का मान +1 लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं दोस्तों, बस ये ऐसी इतने आपको समझना था कि यदि x प्लस 1/x कभी भी आपको 2 मिल जाए तो जो भी आपसे वैल्यू पूछेगा आगे x की पावर में, उसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी आएगी, 2 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू दोस्तों क्या ली है, वो 1 ले ली है। तो x प्लस 1/x अगर 2 है हमारा तो यहाँ पे x बराबर 1 ही होगा, इसी से सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ x की पावर कितना है, 57 प्लस 1/x की पावर क्या है, 57। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, x के ऊपर 57 पावर है प्लस 1/x के ऊपर कितनी है, 57 पावर यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है क्या होगी। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, तो 1 के पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए आप, 1 ही रहता है। और यहाँ पे 1 की पावर अगर मैं चढ़ाऊँ यहाँ पे 57 तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आप मुझे बताइए। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रहता है, तो 1 प्लस 1/1 क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। तो इन पावर से हमारे इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशन है x प्लस 1/x हमारा 2 के बराबर है, तो बाकी जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है x की पावर के रूप में, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2 ही रहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, प्लस का 2, माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2। -2 कब आएगा दोस्तों, जब आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दी जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो +2 वाली, एक -2 वाली। अगर प्लस का 2 दे रखा है तो +1 लेना आपको, और माइनस का 2 दे रखा है तो -1 लेना है आपको x की जगह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों क्या है। एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस k की पावर -1 बराबर किसके है दोस्तों, -2 के। ये वही कंडीशन है दोस्तों जो मैं आपको अभी बता रहा था, इसमें प्रॉपर्टी लागू होगी। देखिए k प्लस k की पावर -1 किसके बराबर है दोस्तों, -2 के बराबर यहाँ पे दिया है। इस k की पावर -1 को दोस्तों हम लिख सकते हैं k प्लस 1/k। ठीक है, k प्लस 1/k, और ये किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू दोस्तों में क्या लेनी है, अभी मैंने आपको बताया है -1। ये k बराबर -1 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। k की वैल्यू -1 लेने पर हमें -2 ही मिलेगा। तो जहाँ जहाँ आपको k दिख रहा है दोस्तों, वहाँ आपको क्या लेना है, -1। तो निकाल लेते, चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों क्या होगी। तो k स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, k स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4k यानी कि 4 मल्टीप्लाई -1, चलिए -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, k स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस k यानी -1 और -5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, प्लस का 1 आएगा, और 4 की गुना दोस्तों किस में करेंगे, -1 में, तो माइनस का 4 ही मिलेगा आपको। और -2 पहले से यहाँ पे पीछे रखा है, अपॉन में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होंगे दोस्तों, माइनस हो जाएंगे, -1, और -5 यहाँ पहले से ही है। तो देखिए इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको। देख लीजिए प्रॉपर्टी क्या हमारी, ये वाला मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे, k की वैल्यू -1 रख दी, जहाँ जहाँ k दिखा वहाँ -1 रखा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमें मिला फाइनली। तो देखो कितना आगे हमारा आंसर इसमें देखते हैं। तो ये -4 -2 तो -6 हो जाता है, प्लस का 1,
तो ऊपर से मिलेगा दोस्तों में 4 2 6 माइनस के रहेंगे, माइनस के 6 और प्लस का क्या है 1 अपॉन में यहाँ देखिए दोस्तों +1 से -1 कट जाता है तो माइनस का 5 मिला नीचे। ऊपर देखिए माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाए तो कितना बचेगा दोस्तों, तो माइनस का 5 ऊपर और माइनस का 5 नीचे। ठीक है, तो इतना भी से कर चुके हैं दोस्तों। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कट जाता है तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, इसका आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये करना है। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगी है, यदि k + 1/k -2 है तो k की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, -1। और इसी से आंसर ये आपका फटाफट बन गया बिना किसी दिक्कत के। बस आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन को ध्यान से। इसमें अगर कोई दिक्कत ना तो आपका आंसर 100% आपका आंसर सही आने वाला है। चलिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करके जाना है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन आपके वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आया आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे प्रैक्टिस के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। ए और बी के पास कुल 4,655 रुपये हैं। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/5 भाग बी के पास मौजूद धनराशि का 2/5 भाग आपस में बराबर हो तो बी के पास कितना पैसा है ये बताना है। तो देखिए ए के पास जो मौजूद धनराशि है यानी ए का जो हिस्सा है उसका 4/15 भाग बी के पास जो राशि है उसका 2/5 भाग के बराबर है। तो यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ से बोला इसने ए का कितना दोस्तों, ए का 4/15 भाग किसके बराबर है, बी के 2/5 भाग के बराबर। तो बी का कितना हो जाएगा 2/5। ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, ऊपर से ऊपर बराबर में कट जाता है, 5 एकन 5 और 5 तिया 15। तो यहाँ से कितने रह गए दोस्तों, ये 2a/3 बराबर b के अपॉन में कितना रह जाएगा दोस्तों, 2 से मैंने ये काट दिया 4, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 1 बचा और 5 से मैंने इसे काटा तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, b बचा केवल। b के नीचे 1 मान सकते हैं आप। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है दोस्तों, a और b का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से दोस्तों, ये 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 2a = 3b। अब जो b के साथ है वो a की वैल्यू होती है और जो a के साथ है वो b की वैल्यू है। तो यहाँ से रेशो बनेगा इनका a/b में कितना बनेगा दोस्तों, तो 3:2 बनेगा। तो यहाँ से हमने इसका रेशो निकाल लिया 3:2। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, b का वैल्यू बतानी है, b के पास मौजूद धनराशि कितनी है। तो यहाँ से हमें जो रेशो मिला कितना मिला दोस्तों, 3:2 और टोटल धनराशि कितनी है दोस्तों हमारे पास, कितनी है 4,655। तो टोटल के बराबर होगा। हमें बताना है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 और टोटल रेशो कितना बनेगा हमारा 5। तो टोटल रहेगा टोटल के बराबर, जिसका बंटवारा करना है वो राशि कितनी है दोस्तों 4,655। तो इसको गुना में लेंगे 4,655, काटेंगे 5 नम 45, 5 नम 45, कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, 5 तिया 15 और 5 एकन 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आ गया। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, 931 की गुना किस में करनी है दोस्तों, 2 में करनी है। हमें यहाँ पे 2 की वैल्यू बतानी है। टोटल पैसा कितना है 4,655 और इनके भागों का अनुपात आ गया 3:2। तो हमें ये बताना है दोस्तों यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी। तो b की वैल्यू आपको दिख रही है दोस्तों 7 इसकी गुना इसमें कर देंगे आप तो 1862। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना था। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका 1862। यहाँ से हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया दोस्तों, ए बी का रेशो लिया और यहाँ से टोटल धनराशि को इस रेशो में बांट दिया। तो यहाँ से जो है आंसर मिल रहा है 1862 मिला। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। देखिए 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या
55% है और उनमें से 52% आपके साक्षर यानी पढ़े लिखे हैं, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, पुरुष कितने हैं महिला कितनी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें इनकी पुरुषों की संख्या निकालना या महिलाओं की संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज पूछा गया है, तो संख्या से कोई मतलब नहीं रह गया हमारा, ठीक है। संख्या अपने पास से मान सकते हैं। इसने बोला है 55% क्या है दोस्तों, पुरुष हैं, और उन 55% में से 92% क्या है, साक्षर हैं। तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, ये हमें बताना है। पूरी जनसंख्या की जो साक्षरता दर है वो कितनी है दोस्तों, 85% है। हमें महिलाओं की साक्षरता दर बतानी है कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जो इसका सबसे आसान तरीका हो लगाने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे इजी मेथड इसका नहीं हो सकता, जिससे हमारी कैलकुलेशन कम से कम होती है। तो यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, टोटल जो आपका है 100 है। गांव की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 100। इसमें से 55 तो है दोस्तों मेल, और फीमेल कितने बचे दोस्तों आप मुझे बताओ। तो फीमेल कितने बचे हैं आपके इसमें, 55 तो हो गए, 100 में से पुरुष, और आपकी महिला कितनी बचेंगी, तो महिला बचेंगी आपकी इसमें 45 यानी 45। इसका रेशो बना लीजिए छोटा करके। 5 से काटेंगे आप इसे 11 बार, और 5 से काटेंगे आप इसे 9 बार। तो हम अब ये मान सकते हैं कि इस गांव में 11 पुरुष हैं और 9 महिलाएं हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी हमारी, 20। ठीक है, जितना आप छोटा नंबर लेके चलोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ईजी रहेगी। तो यहाँ पे 55 45 ना लेकर मैंने इसको छोटा कर लिया रेशो में, तो 11 9 मैंने ले लिया। आदमी रखे 11 और महिला कितनी रखी दोस्तों हमने यहाँ पे 9। इनको F से प्रेजेंट कर लेते हैं। कुल जनसंख्या 20 है। पुरुषों का 92% साक्षर है, तो इसमें 92 से गुना लगाएंगे आप। महिलाओं का हमें निकालना है, जिसका हमें निकालना होता है दोस्तों उसको हम ले लेते हैं x। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इन महिलाओं का x% साक्षर है, और टोटल जनसंख्या जो दे रखी है वो कितनी है दोस्तों हमारी 20। इसका कितना परसेंट साक्षर है, 85%। तो इसमें 85 से गुना लगा देंगे। यहाँ पे जो परसेंटेज है दोस्तों, इन परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करना है। 11 और 9 और 20, तो यहाँ प्लस का लगा लेते हैं हम कैलकुलेशन में। 11 दूनी 22, 11 नम 99 और 2 101। तो ये बना हमारा 101 प्लस ये हमारा 9x है दोस्तों, और बराबर चल रहा है कितना, 85 दूनी होते हैं 170। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हमारा, 2 पंजे 2 8 16 17 1700। अब 9x किसके बराबर रह जाएगा दोस्तों, 1012 को किस में से घटाएंगे, 1700 में से। तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा, 1000 में पहले 1700 में से आप 1000 घटा लीजिए तो 700 बचेगा। 700 में से 1200 घटा दीजिए आप तो बचेगा 688। तो ये हमारा बचेगा 688। अब इसे 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 सत्ते 63, 9 से काटो दोस्तों, 9 सत्ते 63, बचेगा 5। तो 7 वाला ऑप्शन कई सारे यहाँ पे है, तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। 9 सत्ते 63, 5 बचा, हो गया 58, 9 छिक 54, ठीक है, 9 छिक 54। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, 76 से ही 4/9%। तो इस शहर में जो महिलाओं का साक्षरता दर है दोस्तों वो कितना है, 76 से ही 4/9%। इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो इस 2500 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज देके परसेंटेज पूछेगा तो संख्या निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाता, तभी हम परसेंटेज पे जाना होता है। तो इसका जो सही आंसर बना वो 76 से ही 4/9 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर इसमें हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। लाभ हानि क्वेश्चन दोस्तों बट्टे वाला क्वेश्चन है ये। इसमें बट्टा दिया जा रहा है। वस्तु का अंकित मूल्य 666 रुपया है। इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है तो भी इसे 10% का लाभ हो जाता है। यदि इस वस्तु को 470 में बेचा जाए तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। दशमलव के 2 अंक तक हमें बताना होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, पॉइंटों में ऑप्शन है। SSC GD का एग्जाम है 2023 का। तो चलिए
कैसे इसको लगाना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, 666 यहाँ पे क्या है दोस्तों, MRP दिया है वस्तु का, और डिस्काउंट कितना है इस पर 20% का। तो आप जानते हो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा दोस्तों MRP पे दिया जाता है, MP पे दिया जाता है, और CP यहाँ पे कितना है वो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा MRP बन रहा है 666 बना, इस पर डिस्काउंट कितना है 20%, तो 20% हटा दीजिए, आपका कितने रह गए 80%। यानी कि ये हमारा सामान जो बिक रहा है किस पे बिक रहा है, MRP के 80% पे से बेचा जा रहा है। चलिए, और ऐसा करने पर हमें लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, तो लाभ होता है हमें CP पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। हमें क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है 10%, तो यहाँ पे CP का ले लेते हैं 110%। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाता है, 11 छिक्का 66। तो यहाँ से दोस्तों मैंने निकाल लिया CP, तो CP कितना आ जाएगा 8 छंग 48 यानी 480। 480 इसका CP आ गया। आप मुझे बताइए 480 वाली वस्तु को यदि हम सेल करेंगे कितने में, 470 में, जैसे कि इसमें बोला गया है, यदि इस वस्तु को 470 में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगी परसेंटेज में। तो आप मुझे बताइए 480 के सामान को 470 में बेचा गया तो रुपये में कितना लॉस होगा, तो लॉस हमें हो जाएगा यहाँ पे 10 रुपये का, और इसे परसेंटेज में बताना है। ये लॉस किस पे होता है, CP पर। 480 पे लॉस हो गया, हमें परसेंटेज में लाना है इसको, तो 100 से गुना लगा दीजिए आप इसमें, तो 0 से 0 कट जाती है। 48 दूनी 96, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों, और 2 पॉइंट समथिंग वाला आंसर एक ही है। इसमें आगे आपको ज़्यादा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारा सब अलग अलग यहाँ पे दिया है। एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर D, जो कि 2 से स्टार्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें आपको पूरा भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.08%, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है 2.08% का। तो ये क्वेश्चन था आपका, आसान क्वेश्चन था, इस तरह आपको लगाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसे भी देख लीजिए दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार देता है, 4 वर्षों के बाद उसे ऋणदाता को 9/5 राशि वापस करनी होती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली और 4 साल के बाद उसने कितना लौटाया, उसने वापस किया है 9/5 उस राशि का। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये हमें इसमें बताना है। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्शन के रूप में ब्याज दे दे, यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में आपको ब्याज दिया है, पहले आपको समझ लीजिए थोड़ा कंसेप्ट। उसने क्या दिया है, ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। तो आप यहाँ पे मान सकते हो उसने 5 रुपये उधार लिया और 9 रुपये उसने दे दिया, यानी कि ये हमारा अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल। 5 रुपये उधार लेकर उसने 4 साल में 9 रुपये ब्याज समेत राशि वापस की। ठीक है दोस्तों, तो उसने कितना ब्याज दिया मुझे बताइए, 5 रुपये की राशि पर। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, हमारा ये प्रिंसिपल हो गया। मान लेते हैं 5 रुपये इसने उधार लिए हैं और इसने वापस कितने किए, विद इंटरेस्ट 9 रुपया। तो इसे दोस्तों कितना ब्याज मिला, आप मुझे ब्याज बताइए कितना ब्याज देगा ये। तो इसे ब्याज देना पड़ा कितना दोस्तों, तो ब्याज देना पड़ा इसे कितना 4। और ये 4 रुपये ब्याज जो उसने दिया है दोस्तों कितने सालों में दिया है, 4 सालों में। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अपने बेसिक पे आ जाते हैं। अगर हमें रेट निकालना होता है दोस्तों क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय, इससे हम निकाल सकते हैं ब्याज की दर। ब्याज हमें यहाँ पता है दोस्तों 4 आ गया, 5 रुपये पर 9 रुपये हो गया, तो 4 रुपये कितना मिला, ब्याज आपका मिल गया। और ये ब्याज किस पे लगा दोस्तों, मूलधन पे लगा। मूलधन कितना हमारा 5 रुपया, और समय कितना है दिया गया है इसको 4। तो 4 से 4 कट जाता है, 5 से काटेंगे आप 100 को, तो ब्याज की दर कितनी आ गई यहाँ से 20% वार्षिक आपकी ब्याज की दर आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 20% बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको लगाना था। ये आपका जो रेशो दिया है इसी को आप नीचे वाले को मूलधन मान लेंगे, ऊपर वाले को अमाउंट, और इन दोनों का जो गैप आएगा दोस्तों वो होता है ब्याज। तो ब्याज हमारा 4 बना, 5 रुपये पर 4 रुपये ब्याज बना, कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, तो ये 4 रुपये 5 का कितना परसेंट होता है 4 सालों में, तो कितना परसेंट बना दोस्तों, 20%। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी ब्याज का ही क्वेश्चन दोस्तों, परंतु ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 रुपये उधार दिए जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है दोस्तों। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। चलो इसे भी लगा लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन कितना है? 20,000। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 20,000 का क्या निकाल लेते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, यानी 9/100 कितना आ जाता है? 1800। और आप जानते हो दोस्तों 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमें 4 महीने का ब्याज और चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पूरे 2 साल का ब्याज बना लेते हैं, दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज बना लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका 4 महीने का ब्याज ले लेंगे। तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज क्या बनेगा? 1800 भी बनेगा। पहले साल का साधारण ब्याज 1800, दूसरे वर्ष का 1800। ये तो हो गया केवल साधारण ब्याज, परंतु हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसका फिर से हम क्या निकालेंगे? 9% निकालेंगे। 1800 का 9% कितना होता है? तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट हो जाती है, तो 18 नंबर 162 रुपये से और मिल जाएंगे, जो कि आपके दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये 1800 दोस्तों हमारा क्या हो गया था यहाँ पे? पहले साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। हमें 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 1 साल का तो पूरा लगेगा आपको। ये आपका 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो दूसरे वर्ष का दोस्तों ब्याज है, ये हमें पूरा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? केवल 4 माह का चाहिए। तो 1862 का हमें क्या बनाना है? 4 माह का ब्याज बनाना है। ये पूरे 1 साल का ब्याज है, और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कर लेते हैं इसको जोड़ के। ये हो जाएगा हमारा 1800 और कितना दोस्तों, ये 162 है हमारे यहाँ पे, 162। 18 से 162 दोस्तों कितने हो गए? 1962। 1962 हमारा ये दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज है, पूरे 12 महीने का। हमें चाहिए कितने महीने का? 4 महीने का। तो यहाँ से आसानी से आप ये 4 महीने का बना सकते हो, तो बना दीजिए। 4 एकन 4, 4 तिया 12, 3 से काटो अब इसे, 3 छंग 18 दोस्तों, और 3 से कटेगा ये, 3 पंजे 15, एक बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो कितना आ गया दोस्तों? 654 आ गया। और 654 हमारा किस में जुड़ जाएगा दोस्तों? 1 साल के ब्याज में। ये 4 महीने का ब्याज है और ये 1 साल का ब्याज है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 1800 1 साल का और 4 महीने का ये, तो कितना हो जाएगा आपका? 2454 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 वर्ष 4 माह का ब्याज बनेगा 2454। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। कार्य समय का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो ध्यान से देखिए किस तरह इसका आंसर देंगे हम बड़ी आसानी से। क्वेश्चन में बोला गया है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकता है अकेले अकेले। उसी काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए दोस्तों कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? तो पहले इनका काम तो बना लेते हैं। एक पुरुष 3 दिन में करता है, महिला 4 दिन में, बच्चे 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ से इनका काम बना लेते हैं, मैन, वोमैन और बॉयज़। तो आप बोलोगे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 3 दिन में करते हैं, ये 4 दिन में और ये 12 दिन में। तो काम बन जाएगा इनका 12। क्षमता निकाल लेते, 4, 4 तिया 12, 3 क्षमता आ गई, 12 एकन 12। 3 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे? 4। 4 महिलाएं 12 दिन में काम कर रही हैं, ठीक है, सॉरी 4 महिला आपकी काम कर रही हैं 12, तो 1 दिन में कितना करेंगे? 3। और 12 लड़के 12 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे? 1 काम करेंगे, 12 एकन 12। तो इनकी क्षमता आ गई। आदमी 3 दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में 4 करेंगे। महिला 4 दिन में कर रही है 12, तो 1 दिन में 3 करेंगी। और लड़के 12 दिन में 12 काम करें, 1 दिन में 1 करेंगे। अब ये बोल रहा है 1 दिन में काम पूरा करना है। अगर 1 दिन में काम पूरा करना है तो
एक महिला एक पुरुष, यानी कि एक पुरुष एक महिला के साथ हम कितने बच्चे ऐड करें, यहाँ पे कितने बॉयज़ ऐड करें ताकि हमारा एक दिन का काम कितना बन जाए, 12 बन जाए। क्योंकि हमारे पास टोटल कितना काम है दोस्तों, 12 ही काम है। और एक दिन में कब हो पाएगा, जब एक दिन में पूरा 12 काम हो। तो आदमी कितना करते हैं, पुरुष कितना करते हैं एक दिन में, एक पुरुष करता है एक दिन में कितना काम, तो बताइए आप मुझे। एक पुरुष करे एक दिन में 4 काम, महिला करती है 3 काम और लड़का करता है 1 काम। ठीक है दोस्तों, तो एक आदमी एक महिला के साथ कितने बच्चे शामिल किए जाएं ताकि हमारा एक दिन काम कितना बन जाए, 12 काम बन जाए। तो 4 ये करेंगे, 3 ये करेंगे, तो इनका एक दिन कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। एक पुरुष कितना करता है, 4, एक महिला कितना करेगी, 3, और मुझे बनाना है तो दोस्तों कितना काम, 12 काम। तो 12 काम कब बनेगा, जब हमारे पास कितने लड़के होंगे, एक लड़का 1 काम करता है, तो यहाँ पे कितने लड़के होने चाहिए ताकि हमारा काम कितना हो जाए, 5 काम हो जाए। 7 तो हो चुका है, 5 करने के लिए 5 लड़के और चाहिए। तो यहाँ पे 5 लड़के हमें शामिल करने पड़ेंगे, एक आदमी एक महिला के साथ, ताकि हमारा काम एक दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है दोस्तों, 12 काम को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो मेरा काम कितने दिन में हो जाएगा, एक दिन में पूरा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो कितने लड़के की आवश्यकता पड़ेगी, 5 की। तो एक आदमी एक महिला के साथ में 5 लड़कों को शामिल करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम ये कितने दिन में होगा, एक दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ में थोड़ा उल्टा सोचना है दोस्तों। उल्टा कैसे, हमें यहाँ पे काम नहीं बनाना था, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, क्षमता बनानी है। काम हमारे पास है यहाँ पे 12, और हमें ये देखना है दोस्तों, एक पुरुष एक महिला के साथ में कितने बच्चे मिलाए जाएँ ताकि हमारा एक दिन का काम कितना बन जाए, 12 बन जाए। क्योंकि ये काम हमें एक दिन में करना है, और एक दिन में करने के लिए एक महिला एक पुरुष के साथ में 5 बच्चे होने चाहिए। एक बच्चा 1 काम करेगा तो 5 बच्चे 5 काम करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। चाल, दूरी, समय। एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी कार उसी बिंदु से यानी बिंदु ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पहली कार से 2.5 घंटा पहले अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, यानी ए से बी तक की यात्रा पूरी कर लेती है। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। ए से बिंदु बी तक जाना है, दोनों का गाड़ी ए से बी तक जा रही है। एक गाड़ी 1 से 1/2 घंटे बाद दूसरी गाड़ी क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे बाद दूसरी गाड़ी चलती है, और चलने के बाद वो इससे 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। मतलब जो तेज़ चलने वाली गाड़ी है दूसरी गाड़ी, ये 2.5 घंटा पहले पहुंच जाती है पहले वाली से। बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले पहुंचेगी, भले ही ये 1.5 घंटा लेट चली हो, लेकिन इससे 2.5 घंटा पहले पहुंच चुकी है अपने स्थान पर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें यदि 2 गाड़ियों के लिए दूरी समान हो, दोनों के लिए दूरी समान है, बिंदु ए से बिंदु बी पर ही जाना है दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, ये कह सकते हो आप 1.5 घंटा पहले चली लेकिन 2.5 घंटा लेट पहुँची है। ये 30 वाली स्पीड जिस गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहली वाली गाड़ी उससे 1.5 घंटा पहले चली और फिर भी 2.5 घंटा लेट पहुँची है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इनके समय में कितना अंतर आ गया, आप मुझे बताइए। 1.5 घंटे का अंतर ये है और 2.5 घंटे का अंतर ये आ गया। तो एक तरह से बोला जाए, अगर ये दोनों गाड़ी एक साथ चलती तो दूसरी वाली गाड़ी पहली वाली गाड़ी से 4 घंटा पहले पहुंच जाती, क्योंकि ये 1.5 घंटा लेट चलने के बाद 2.5 घंटा पहले पहुंच गई। अगर ये एक साथ चलती दोनों, तो दूसरी वाली गाड़ी मतलब तेज़ वाली गाड़ी मंदी वाली गाड़ी से इसी दूरी को बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी है उसे 4 घंटे पहले तय कर लेती। तो बराबर दूरी तय करने में इनके द्वारा जो समय लिया गया है दोस्तों,
उसका अंतर कितना है 4 घंटा। तो चालों का अनुपात कितना है इनकी, चालों का अनुपात होगा यहाँ पे 20:30, छोटा कर लीजिए। अगर ये बराबर दूरी तय कर रहे हैं दोस्तों तो इनके समय का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, यदि दूरी बराबर है तो उल्टा 3:2, ये इनके समय का रेशो हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है समय में अंतर कितना है दोस्तों, 1.5 घंटा और 2.5 घंटा कितना अंतर आ गया। अगर ये एक साथ चले तो समान दूरी को तेज वाली गाड़ी मंदे वाली गाड़ी से 4 घंटा पहले तय कर लेती है। तो इनके समय में अंतर कितना है दोस्तों, 4 घंटे का। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच का जो अंतर है कितना है 1, और वास्तव में कितना अंतर है 4। तो 1 बराबर हमारे 4 क्या आ जाता है, 4 दूनी 8। तो तेज वाली गाड़ी को इस दूरी को तय करने में 8 घंटे लगेंगे, और मंदी वाली गाड़ी को इस दूरी को तय करने में 4 × 10 से 4 घंटे ज़्यादा, मतलब 12 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से हमने इसका दोनों गाड़ियों क्या निकाल दिया दोस्तों, वास्तविक समय निकाल लिया है कि दोनों गाड़ी ए से बी तक जाने में कितना कितना समय ले रही है। यदि बात करें तेज़ वाली गाड़ी की, तो तेज़ वाली गाड़ी 30 की स्पीड से चलकर 8 घंटे में अपनी दूरी तय कर रही है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी दोनों के लिए बराबर है, या तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए। तो जिस गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है वो कितना समय ले रही है, 8 घंटे। तो आप मुझे बताओ 30 की स्पीड से 8 घंटे चलकर ये कितनी दूर चली जाएगी, तो 240 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 240 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, यदि दो गाड़ी के लिए दूरी समान है तो जो इनकी चालों का अनुपात होगा दूरी तय करने में, उनके समय के अनुपात का उल्टा रहेगा, या फिर चालों का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे चालों का अनुपात 2:3 था, दूरी बराबर है तो समय का अनुपात 3:2 बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, इनका एक्चुअल टाइम निकाल कर इनकी दूरी बना ली है। तो दूरी कितनी आ गई, 240 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये हमारा से बोला गया है एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 1 घंटे का समय अधिक लगता। ठीक है, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दे तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, ये इसे पूछा है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें जब ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए, ये ऐसे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, परंतु जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको उस पर फोकस करना है, ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए क्या करना है इसमें, जो आपको टोटल दूरी दी जाती है पहले आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। टोटल दूरी हमारी कितनी है 240, और जो चालों में परिवर्तन है उसको गुना में लेंगे आप, बटे में समय का अंतर कितना है 1 घंटा। एक को आप लिखो या मत लिखो क्योंकि एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी इसमें गुना लगा देनी है। तो 240 की गुना जब आप इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा 192, 24 8 192 होता है, तो 1920 इसका आंसर बन जाएगा। बस आपको इतना करना होता है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिसका गैप हमारा कितना आ जाए, जो चालों का अंतर है उसके बराबर आ जाए। तो 1920 के ऐसे दो फैक्टर करें ताकि गुना करके 1920 बन जाए, और अंतर कितना है इनका, दोनों फैक्टर का 8 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर आ जाए। तो देखिए इसके अगर हम गुना करें तो 40 गुना 48 मुझे लग रहा है, ठीक है, 48 चौके 192, और 40 और 48 में कितना अंतर है दोस्तों, 8 का आता है। तो यहाँ से कितना आ गया इसका अंतर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर भी आता है। इसका मतलब उसकी मूल चाल कितनी है 48, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने के बाद क्या आ गई दोस्तों, उसकी 40 हो गई। तो इसकी जो वास्तविक चाल है, रियल स्पीड कितनी है 48 है। ये हमारी 48 जो इसकी वास्तविक चाल है, उसी चाल से हमें क्या करना है दोस्तों, इस दूरी को तय करना है। तो यहाँ से हम आसानी से वास्तविक चाल निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन करने का इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। ज़्यादातर बताया जाता है ऑप्शन से, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑप्शन चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये जो तरीका आपका एकदम सटीक तरीका है दोस्तों, बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए, आपको नंबर पे थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, आपको नंबर को उसी में तोड़ना है
जिससे हमारा ये सेटिस्फाई हो सके। गुना करके हमारा 1920 बने और इनका अंतर कितना आ जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर आ जाए। तो जो बड़ी चाल है दोस्तों वो हमारी पुरानी चाल होगी यानी वास्तविक चाल होगी, और जो नई चाल है ये हमारी नई चाल हो जाएगी, है ना। ये 40 ये हमारी नई चाल, क्योंकि यहाँ पे चाल घटा दी उसने दोस्तों। तो पुरानी चाल ज़्यादा होनी चाहिए और नई चाल कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए, 8। तो यहाँ से चाल कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रियल स्पीड कितनी आ गई उसकी यहाँ पे, तो रियल स्पीड आ गई दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक चाल है। ये उसकी वास्तविक चाल है। और इस चाल से अगर हम 480 की दूरी तय करेंगे तो समय कितना लगेगा, तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर होगा दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 48। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, 10 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको लगाना था, अदरवाइज आपको दूसरे मेथड से लगाते तो आपको काफ़ी समय लग सकता था। इस तरीके से लगाओगे तो आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के ही हैं। जैसे आप तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको दिक्कत होने वाली है। चलिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप यहीं प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे, देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन SSGD। यदि व्यंजक ये दिया है तो हमें क्या बताना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर क्या होगा। ये देखो दोस्तों क्या है, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेते हैं 1/3 गुना 1/4 प्लस 1/4 गुना 1/5 प्लस, ये प्लस है दोस्तों यहाँ पे, प्लस प्लस 1/5 गुना 1/6 प्लस डैश 1/20 गुना 1/21, 1/21 ये यहाँ पे दोस्तों दिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको सेपरेट कर सकते हैं। यही इसका तरीका है करने का, 1/3 माइनस 1/4 ब्रैकेट में ले लेते हैं आप इसको, प्लस आप ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5। चलिए ऐसे आगे लिखेंगे इसको, आगे सीरीज चलती रहेगी 1/5 माइनस 1/6। तो आपको इस तरह इसको लिख लेना होता है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे सेम बन रहे हैं, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 माइनस का 1/6, आगे कहीं प्लस का 1/6 आपको मिलेगा। और ये सीरीज आपकी इस तरह बनती है, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो 1/21 ये रहा हमारा सीरीज। तो इससे ये कट जाता है दोस्तों, इससे ये कटेगा और आगे भी कहीं ना कहीं कटेगा और ये भी कटेगा। तो हमें क्या मिला दोस्तों, लास्ट मिलेगा हमें 1/21 माइनस का स्टार्टिंग मिलेगा 1/3। तो हमारा कितना बचा, 1/3 माइनस 1/21 ये हमें मिलता है पहला और आखिरी 1/21 ये वाला इसका बचा। सारे कट जाते हैं, बस इसको सोल्व करना है। इसका एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, 21 बनेगा। तो अब क्या करेंगे, 7 से इसमें गुना कर देंगे, 7 से इसमें कर देंगे। तो 7 एकन 7 माइनस 1 अपॉन में 21, तो 6/21, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो 2/7 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखते लगा सकते हैं दोस्तों, इतना सेपरेट इसको करने की जरूरत नहीं है, फिक्स होता है। इसी सीरीज पे क्वेश्चन आता है तो पहला लेना है और लास्ट वाला बचता है, इसको सोल्व करना होता है। बस चिन्हों को ध्यान से रखना है आपको, प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है इसमें। अगर प्लस माइनस की गड़बड़ होगी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1/3 मिला स्टार्टिंग वाला और लास्ट में मिला 1/21, पहला बचता है और लास्ट वाला बचता है। इसको सोल्व करना होता है। आप इसे लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर आपको पहचान है तो आप बिना लिखे भी इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो 1/3 और 1/21। ठीक है, पहला 1/3 और बाद का माइनस का 1/21। यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो आप, इससे आपका टाइम बच सकता है।
वरना मैंने आपको सारा बता दिया किस तरह करते हैं, खोल के मैंने आपको बता दिया। 1/3 गुना 1/4 को लिखा जा सकता है 1/3, ठीक है दोस्तों, और 1/4 इस तरह से। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ दोस्तों, ये मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखना था 1/4 गुना 1/5, और ये हमारा कितना था दोस्तों प्लस 1/5 गुना 1/6, और ये हमारा था कितना दोस्तों 1/20 गुना 1/21। ये कुछ इस तरह लिखा था, तो इसको आप इस तरह लिख के हमारा आंसर कितना बनेगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2/7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2880, 6525 और 8307 को पूरा विभाजित कर सके कौन सी होगी, बताना है दोस्तों हमें। तो बताइए आप इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको नंबर की नॉलेज है, डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो आसानी से आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। बेसिक से जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। नंबर क्या क्या दे रखे हैं 2880, 6525 और 8307। मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करूँगा, 9 की, 3 की या 4 की या 5 की जो भी डिविजिबिलिटी लगेगी उसको लगा के देखूंगा ताकि मेरा आंसर जल्दी आ जाए। तो क्या करना है, जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाए दोस्तों, अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, उससे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं होता। इसको बेसिक से लगाएं आप, टाइम लगने वाला है, बड़े बड़े नंबर यहाँ पे। तो डिविजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, जो भी लगेगी यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, 3 दिया है, 7 दिया है, तो मैं उनकी लगाऊंगा जो ऑप्शन में दिए हैं। 3 के लगा लेते हैं, तो 8 2 10 2, 8 8 16 2 18, 3 से कट जाएगा, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, कट जाएगा 3 से, 8 3 11 7 18। तो देख पा रहे हो सबका योगफल 18 बन रहा है दोस्तों। तो 3 से तो कट ही जाएगा, 3 के साथ साथ और किससे कटेगा, 3 से बड़ा नंबर वो कौन सा है जो 3 का मल्टीपल भी है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 9। तो ये 9 से ये भी कट जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा 9 से, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 से ये 320 बार कट रहा है, 9 से कितनी बार डिवाइड हो, 9 7 63, बचेगा कितना दोस्तों 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 से ये भी कट गया, 9 9 81, 9 9 81, 9 दूनी कितना हमारा ये 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये भी हमारा 9 से पूरा कट गया। तो इनका जो एचसीएफ बनेगा दोस्तों, इन सब का जो एचसीएफ आ गया वो एचसीएफ कितना आ गया, हमारा जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 9। 9 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। 4 संख्याएं 2 3 5 7 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ दिया है कितना है दोस्तों, इनका एचसीएफ दिया है 6। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योगफल बताना है। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें पहले संख्या याद कर लेते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो अनुपात जो दिया है 4 संख्याओं का 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 दिया है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है 6। यदि अनुपात में संख्या दी जाए और एचसीएफ दिया जाए 7 तो संख्या निकालना आसान होता है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, ये सबसे छोटी संख्या बनेगी जिसका रेशो सबसे छोटा है, सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी जिसका रेशो सबसे बड़ा है। तो पहले हम यहाँ पे संख्या बना लेते हैं। संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी दोस्तों रेशो गुना उनका एचसीएफ, ये हमारी छोटी संख्या बनेगी। और बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, रेशो और गुना में उसका एचसीएफ कितना है 7, ठीक है। तो यहाँ से हमारी संख्या बन जाती है। यदि हम रेशो में एचसीएफ से गुना कर दें तो आपको संख्या मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है 6, तो 2 छिक्का 12, तो यहाँ से छोटी संख्या 12 बनी और बड़ी संख्या क्या बनेगी दोस्तों 7 गुना 6 यानी 42। तो यहाँ से बड़ी संख्या क्या बनेगी 42 आपकी। हमें बताना है दोस्तों इनके वर्गों का योग क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो देखो ध्यान से दोस्तों,
अब इसमें क्या करना है, थोड़ा माइंड का यूज़ करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। हमारी छोटी संख्या 12 आ गई, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, आप जानते हो। 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 144। और बड़ी संख्या क्या आ गई यहाँ पे 42, तो 42 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होगा। 42 का स्क्वायर या तो आप निकाल लीजिए या आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर जो भी होगा उसमें कितना जोड़ देंगे, 144। अब ऑप्शन पे जाते हैं। आपको यहाँ पे 42 का स्क्वायर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इस तरह सेट किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हमें जो इकाई अंक मिलेगा 2 दूनी 4 मिलेगा, कितना मिलेगा 4, और 4 हमारा ये रहा दोस्तों। तो जो हमारा आंसर रहेगा 4 और 4 8, हमारा मिलके क्या बनाएगा, इकाई अंक 4 बनाएगा। और 4 हमारा एक ही ऑप्शन में जा रहा है। और वैसे भी देखा जाए लॉजिकली तो 42 का स्क्वायर हमारा 1600 से बड़ा आएगा। अब 1600 में जो आप जोड़ोगे 144, तो 400 तो आंसर नहीं हो सकता, 54 तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर 1600 से बड़ा ही होगा। तो आंसर कितना बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी ही सही जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम बचा सकते हैं कि 42 का स्क्वायर बनाने की जगह हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दे लेंगे, तो ऑप्शन से हमें इसका जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, इसका आंसर बनेगा 1908, ठीक है। तो 1908 इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या के वर्गों का योगफल 1908 होगा। चलिए, तो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं आज, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने रखते हैं, इससे आगे हम कल चलेंगे। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आपको उनकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को लगा के देखना है कि आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे। तो वीडियो को आज यही समाप्त कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोई बात आपको समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। इसी के साथ आप थैंक यू, नमस्कार, चलिए।